फ्रीजिंग का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे आज हम लोग। लास्ट क्लास में हमने फ्रीजिंग का बेसिक पढ़ा था, फ्रीजिंग प्रोसेस पढ़ी थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। क्या होती है फ्रीजिंग प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप होते हैं। आज हम पढ़ेंगे चेंजेस ड्यूरिंग फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं, और जब हम फ्रीजिंग कर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट की तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं प्रोडक्ट के अंदर। और किस प्रोडक्ट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। जब हम चेंजेस की बात कर रहे हैं तो दो तरह की फ्रीजिंग हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। एक तो होता है स्लो फ्रीजिंग टाइप और एक है क्विक फ्रीजिंग टाइप, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्लो फ्रीजिंग और क्विक फ्रीजिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट है, दोनों फ्रीजिंग के टाइप, जो कि फ्रीजिंग या फिर फ्रोजन जो प्रोडक्ट है हमारा उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। स्लो फ्रीजिंग जब भी होगी तो आइस के क्रिस्टल्स जो बनेंगे वो लार्ज साइज के बनेंगे, और क्विक फ्रीजिंग होगी तो उसके अंदर स्मॉल आइस क्रिस्टल्स बनेंगे। आइस क्रिस्टल्स का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही जो फ्रोजन प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी जो है वो डिस्ट्रॉय होगी, फ्लेवर को अफेक्ट होगा, डिटीरियोरेशन जो है वो जल्दी होगी। ठीक है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्रीजिंग हम जब भी करें वो क्विक टाइप ही होना चाहिए, जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है वो अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्विक फ्रीजिंग से ही बनेगा हमारा। ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या लिखा है स्टार्टिंग से, क्विक फ्रीजिंग रैपिडली स्लो डाउन केमिकल एंड एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन फूड्स एंड स्टॉप माइक्रोबियल ग्रोथ। क्विक फ्रीजिंग क्या करता है, केमिकल और एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो फूड के अंदर हैं उनको रोकता है, बट लेस रैपिडली, लेकिन जो है वो बहुत कम तेजी से ऐसा करता है। फिजिकल इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग आर ऑफ फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ फ्रीजिंग आर ऑफ द ग्रेट इम्पोर्टेंस। जो फिजिकल इफेक्ट्स हैं फ्रीजिंग के, ये मतलब इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दो टाइप की फ्रीजिंग के दो तरह के इफेक्ट आते हैं, एक तो फिजिकल इफेक्ट आते हैं और केमिकल इफेक्ट्स आते हैं। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो फिजिकल टाइप के इफेक्ट्स हो गए। ठीक है। तो इसमें देखिए आगे, देयर इज एन एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ फ्रोजन फूड एंड आइस क्रिस्टल्स फॉर्म एंड ग्रो इन द साइट। जब भी हम इसकी बात कर रहे हैं, ये देखिए, देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्रोजन फूड। जब भी आप किसी भी फ्रोजन फूड को बनाते हैं, फ्रोजन फूड लाइक आप एग्जांपल लेके चलिए वाटर से आइस का बनना, पानी से जब हम बर्फ़ तैयार कर रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम जब इंक्रीज़ होगा तो आइस क्रिस्टल्स बनेंगे और ग्रो इन द साइज, साइज इंक्रीज़ होगा इसके साथ साथ। These crystals are larger in the slow freezing than in the quick freezing। जो हमने पहले बात की है वही इसमें रिपीट कर रहे हैं कि ये जब हम वाटर से आइस तैयार कर रहे हैं तो क्रिस्टल्स तैयार हो रहे हैं, आइस के क्रिस्टल्स बन रहे हैं उसके अंदर। तो वो आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो स्लो फ्रीजिंग के अंदर लार्ज साइज के होंगे और क्विक फ्रीजिंग के अंदर स्मॉल साइज के होंगे। दोनों में ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस स्लो फ्रीजिंग एंड क्विक फ्रीजिंग के अंदर, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से। एंड मोर आइस अकम्यूलेट्स बिटवीन टिश्यू सेल्स एंड मे क्रश द सेल्स। ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ से, व्हेन वाटर चेंजेस स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। जब वाटर जो है वो चेंज होता है, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आता है, इससे वॉल्यूम तो इंक्रीज होता है। ये कितने परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज होता है, 9% जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और ये जो 9% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ये फ्रोजन फूड्स की क्वालिटीज़ को, करेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करता है, टेक्सचर को अफेक्ट करता है बेसिकली। It is claimed that ice crystals rupture fruit and vegetable tissue cells and even microorganisms। जो आइस के क्रिस्टल्स बन रहे हैं वो फ्रूट और वेजिटेबल्स की टिश्यू सेल्स को तो ब्रेक करता ही करता है, तोड़ता ही तोड़ता है, उसके साथ साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी अफेक्ट करता है। तो इसीलिए फ्रीजिंग इज कंसीडर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए क्या है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रीजिंग प्रोसेस। इसीलिए फ्रीजिंग क्या हुआ, एक प्रिजर्वेशन ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहा है और प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है उसको एक्सटेंड कर रहा है। ओके। इसके बाद देखो इसमें द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ यीस्ट एंड मोल्ड एंड मैनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर ससेप्टिबल। इसमें देखो दिया हुआ है कि जो वेजिटेटिव सेल्स हैं यीस्ट और मोल्ड की और बहुत सारे ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं वो ससेप्टिबल हैं। ससेप्टिबल का मतलब वो जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं फ्रीजिंग से अफेक्ट हो रहे हैं। बट जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इंक्लूडिंग स्टेफाइलोकोकाई एंड एंट्रोकोकाई,
are moderately resistant, while spore of bacilli and clostridia are insensitive to the freezing. ये ऐसी कैटेगरी है बेसिलाई एंड क्लोस्टीडिया जिसका जो है वो फ्रीजिंग से जो अफेक्ट नहीं होती है, इनसेंसिटिव है जो। इट मीन्स क्या है कि हम बात कर रहे थे जो फ्रीजिंग है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस से, एक ऐसे जो मॉडरेट लेवल पे, मीडियम लेवल पे अफेक्ट होते हैं, एक तीसरी कैटेगरी ऐसी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो बिल्कुल अफेक्ट नहीं हो रही, दैट आर कॉल्ड द इनसेंसिटिव टू द फ्रीजिंग। ये जो है वो 3 कैटेगरीज दे रखी हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 कैटेगरीज दे रखी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। इसके बाद देखो क्वालिटी एंड फिजिकल चेंजेस इन द फ्रोजन फूड। फ्रोजन फूड के अंदर किस तरह के चेंजेस आते हैं, क्वालिटी एंड फिजिकल चेंजेस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जब भी हम फूड की फ्रीजिंग कर रहे हैं उसमें 2 तरह की चेंजेस आते हैं, एक तो फिजिकल चेंजेस और दूसरा केमिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है, फिजिकल चेंजेस एंड द केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस जो बेसिकली हम पहले फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल चेंजेस किस वजह से आते हैं। फिजिकल चेंजेस में देखो क्या लिखा हुआ है, फिजिकल चेंजेस में देखिए क्या लिखा हुआ है कि फ्लक्चुएशंस इन द स्टोरेज टेम्परेचर। फिजिकल चेंजेस आते हैं जब स्टोरेज टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ आइस क्रिस्टल रिजल्टिंग इन द फिजिकल डैमेज। जब भी स्टोरेज टेम्परेचर के अंदर किसी तरह की फ्लक्चुएशंस का मतलब ऊपर नीचे हो रहे हैं, स्टोरेज टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहे हैं और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आने की वजह से आइस क्रिस्टल्स का साइज कम ज्यादा होगा जो कि फिजिकल डैमेज करेगा फूड को। इसमें अगर हम फिजिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट है रिक्रिस्टलाइजेशन। ये एक पहला चेंज है, रिक्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है जिसमें क्या होता है, इन विच मैनी स्मॉल आइस क्रिस्टल्स कंबाइन टू फॉर्म ए स्मॉलर नंबर ऑफ द लार्ज आइस क्रिस्टल। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब दोबारा से क्रिस्टल्स बनना, री का मतलब अगेन क्रिस्टल्स बनने की जो प्रोसेस है। एक बार जब फ्रीजिंग हुई है किसी भी प्रोडक्ट की तो उसमें क्या हुआ है कि जो वाटर है वो आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन वही जो आइस के क्रिस्टल्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा क्रिस्टल्स बना रही है, लार्ज क्रिस्टल, तो वो प्रोसेस कहलाती है रिक्रिस्टलाइजेशन। ये एक फिजिकल डैमेज होता है फूड के अंदर जिसकी वजह से जो फ्रोजन प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी डिस्ट्रॉय होती है। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन की प्रोसेस होती क्या है, जब वाटर गोज फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। ओके, व्हेन वाटर गोज फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, ऐसा नहीं जनरली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्ट जब वाटर जो है वो कन्वर्ट होता है किस सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट के अंदर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। समझ गए, यानी कि सॉलिड स्टेट कौन सी है, आइस डायरेक्ट जब गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है बिना वो पानी के अंदर कन्वर्ट हुए, यानी कि आइस से पहले वाटर नहीं बन रहा है बल्कि डायरेक्ट आइस जो है वो गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन की प्रोसेस। ठीक है, फ्रीजर बर्न इज कास्ड बाय सब्लिमेशन ऑफ आइस। अब जब फ्रोजन प्रोडक्ट के अंदर, ये तो कॉमन था कि सब्लिमेशन की प्रोसेस होती क्या है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं फ्रोजन प्रोडक्ट्स के अंदर सब्लिमेशन का क्या इफेक्ट आता है, फ्रोजन प्रोडक्ट के अंदर जब सब्लिमेशन की प्रोसेस हो जाती है तो उसकी वजह से एक अफेक्ट आता है जिसको कहा जाता है फ्रीजर बर्न। ये एक तरह का डैमेज है जो कि फ्रोजन प्रोडक्ट के अंदर आता है, फ्रीजर बर्न इफेक्ट। फ्रीजर बर्न इज कास्ड बाय द सब्लिमेशन ऑफ आइस फ्रॉम द सरफेस ऑफ फूड इनटू द एयर इनसाइड द फ्रीजर, ये है। और इसकी वजह से क्या होता है, किस चीज को डैमेज होता है, फ्रीजर बर्न कैन अफेक्ट द क्वालिटी सो एडवर्सली दैट द फूड इज द डिस्कार्डेड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मॉइस्चर लॉस। तीसरा है फिजिकल डैमेज। पहला हमने पढ़ा था रिक्रिस्टलाइजेशन, उसके बाद दूसरा था सब्लिमेशन, तीसरा है इसके बाद मॉइस्चर लॉस। मॉइस्चर लॉस और आइस क्रिस्टल्स इवेपोरेटिंग फ्रॉम द सरफेस एरिया ऑफ ए प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस द फ्रीजर बर्न।
ठीक है, इसकी वजह से भी फ्रीजर बर्न की जो प्रॉब्लम है वो अराइज होती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जैसे हमने कि ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ लिया है, व्हाट फ्रीजर बर्न इज। फ्रीजर बर्न आपको पता चल गया, सब्लिमेशन की एक इफेक्ट है फ्रीजर बर्न। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है ड्रिप लॉस। क्या होता है ड्रिप लॉस? फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स कॉजेज द फिजिकल प्रेशर ऑन द सेल वॉल। जब आइस के क्रिस्टल्स बनते हैं, वाटर आइस में कन्वर्ट होता है और आइस क्रिस्टल्स की फॉर्म में बनती है, तो उसकी वजह से जो सेल वॉल्स है उस पर फिजिकल प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, अब जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बिकम्स हाई, ये क्या करेगा? इट कैन डैमेज द सेल वॉल। ये सेल वॉल को डैमेज कर देगा एंड लीड टू रिलीज ऑफ द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और फिर क्या करेगा? इसके अंदर से जो फ्लूइड है उसको बाहर निकालेगा और ये कहलाता है ड्रिप लॉस। जब फ्लूइड बाहर निकलेगा तो उससे क्या होगा? प्रोडक्ट की वेस्टेज होगी, वो जो वेस्टेज है एक तरह का ड्रिप लॉस उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का पॉइंट पहले भी कई सब्जेक्ट्स के अंदर आ चुका है। ये डीनेचुरेशन जो वर्ड है वो तब यूज होता है ब्रेक डाउन होना, और ब्रेक डाउन किसके होता है? ये जनरली प्रोटीन के अंदर। ठीक है, प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसका जब ब्रेक डाउन हो जाता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ है लेकिन उसमें चेंजेस होने के बाद जब टूटता है वो डीनेचुरेशन कहलाता है। प्रोटीन अल्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन सोल्यूबिलिटी आर कलेक्टिवली नोन एज द डीनेचुरेशन। प्रोटीन अल्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन, जब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से उसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो कम हो जाती है, सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी और उसको कहा जाता है डीनेचुरेशन। ठीक है, एज द आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन फ्रीजिंग थ्रू ए रिडक्शन इन वाटर कंटेंट, द प्रोटीन फॉर्म बॉन्ड्स विद ईच अदर इंस्टेड ऑफ वाटर एंड इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस रिजल्ट। ये डीनेचुरेशन का ही इफेक्ट है जो कि आगे इसके अंदर आता है। दिस चेंज मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज टफनेस इन द फ्रोजन फूड। अब प्रोटीन डीनेचुरेशन का जो मेनली इफेक्ट है वो क्या आता है कि इसकी वजह से जो फ्रोजन फूड्स हैं उनकी टफनेस जो है वो बढ़ जाती है, हार्डनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, हार्डनेस। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिजिकल चेंज जो आता है वो है फ्रीज क्रैकिंग। फ्रीज क्रैकिंग में देखिए क्या है, जनरली लाइट फ्रीजिंग रेट लीड्स टू स्मॉल आइस क्रिस्टल एंड टू बेटर क्वालिटी फूड सिस्टम्स। जनरली जो लाइट फ्रीजिंग रेट्स हैं उनकी वजह से स्मॉल आइस क्रिस्टल्स ही बनते हैं और बेटर क्वालिटी का फूड सिस्टम तैयार होता है। However, some products may crack when submitted to high freezing rate, as in the cryogenic foods. But कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हाई फ्रीजिंग रेट के ऊपर अगर किया जाए तो प्रोडक्ट जो है वो क्रैक हो सकते हैं, बीच में कहीं ना कहीं से टूट जाते हैं, जिसको क्रैक कहा जाता है। जनरली ये प्रॉब्लम होती है मैंगो स्लाइसिस के अंदर। जब मैंगो के स्लाइसिस को फ्रोजन किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में तो उसमें कहीं ना कहीं से जो है वो क्रैक्स आ जाते हैं, और इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए क्या किया जाता है? प्री कूलिंग। अगर उनको पहले से थोड़ा ठंडा कर लिया जाए तो फ्रीज क्रैकिंग की जो प्रॉब्लम है इसको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, ये तो थे फिजिकल चेंजेस जो फिजिकल इफेक्ट आते थे, और ये फिजिकल इफेक्ट का जो रीजन है वो मेनली क्या है? फ्लक्चुएशंस इन द स्टोरेज टेम्परेचर। स्टोरेज टेम्परेचर्स के अंदर फ्लक्चुएशंस करना। मान लो कि हम कुछ भी अपने रेफ्रिजरेटर में तो हम जनरली रखते हैं ठंडा करने के लिए। ठीक है, फ्रीजर सेक्शन के अंदर आप कुछ रखते हो तो फ्रीजर सेक्शन में जब रखते हैं तो उसमें एक हमने जो भी टेम्परेचर उसको सेट किया है उसको मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। समझ रहे आप? मेंटेन करना इट मीन्स कि जितने टेम्परेचर पे हमने सेट किया वही रहे, उससे इंक्रीज नहीं होना चाहिए, उससे डिक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो वो पॉइंट जो है वो फ्लक्चुएशंस का कहलाता है कि चेंजेस होना। ठीक है, और उसकी वजह से मेनली जो है वो फिजिकल चेंज आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल चेंजेस। अब देखिए केमिकल चेंजेस का जो बेसिक रीजन है वो क्या है? माइक्रोबियल ग्रोथ सीजीज एट टेम्परेचर बिलो -2 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट फूड, but chemical reaction continue in food even at -18 डिग्री सेल्सियस। मेनली किस तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं? इंक्लूडेड लिपिड ऑक्सीडेशन, मलार्ड एंड एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, फ्लेवर डिटीरियोरेशन। ये केमिकल चेंजेस का जो इफेक्ट आता है। इसके बाद है इसमें पैकेजिंग। केमिकल चेंजेस के अंदर पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग दो तरह की पैकेजिंग होती है जो फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स है।
ठीक है। पैकेजिंग दो टाइप की, इससे पहले हम ये देखते हैं, देखो स्टार्टिंग से, देयर आर सेवरल फैक्टर्स टू कंसीडर इन पैकेजिंग फ्रोजन वेजिटेबल्स। फ्रोजन वेजिटेबल की जब हम पैकिंग करनी है तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने हैं। मतलब पैकिंग क्या होता है, जो फाइनल स्टेप होता है, हमने फ्रोजन कर दिया है फ्रूट एंड वेजिटेबल को, हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमने उसकी पैकिंग अगर प्रॉपर नहीं की है तो वो जितनी भी प्रोसेस हमने जो उसके ऊपर अप्लाई की है वो सब जो है वो वेस्टेज जाएगी। ठीक है। फ्रीजिंग का हमारा एम क्या है, फ्रीजिंग का एम क्या है, हमने शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना है। ठीक है, वो सब हम कर चुके हैं फ्रीजिंग के दौरान। लेकिन अगर उस पैकिंग के टाइम पे हम कहीं भी केयरलेस होते हैं या फिर हमने जो पैकिंग मटेरियल यूज किया है वो सही क्वालिटी का नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो दोबारा से क्या कर देगा, फ्रूट एंड वेजिटेबल को रिकंटेमिनेट कर देगा। तो इसीलिए हमें जो मेनली ध्यान रखना होता है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ध्यान रखे जाते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बचाना, प्रिवेंशन ऑफ द मॉइस्चर लॉस, रिटेंशन ऑफ द फ्लेवर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द पैकेज, पैकेज के थ्रू जो रेट है हीट ट्रांसफर का उसको, मतलब हर चीज से प्रोटेक्ट करना, ये बेसिक फैक्टर्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अब दो तरह के पैकिंग मेथड्स हैं इसके अंदर जो कि रिकमेंड किए जाते हैं फ्रोजन वेजिटेबल्स के लिए। एक तो है ड्राई पैक और एक है ट्रे पैक। इनका मोस्ट कॉमन डिफरेंस देखो, ड्राई पैक्स जनरली जिसमें डायरेक्टली जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल है कोई भी, जब डायरेक्टली उनकी पैकिंग कर दी जाती है, ठीक है, डायरेक्टली जब पैकिंग कर दी जाती है ड्राई फॉर्म के अंदर तो वो कहलाएगी ड्राई पैकिंग। बट ट्रे पैकिंग के अंदर एक एडिशनल ट्रे यूज की जाती है। इसमें आप कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, जनरली मार्केट के अंदर जो कीवीज आती है, कीवी फ्रूट आता है, तो कीवी की दो की पैकिंग भी होती है, दो कीवी होती है, दो पीसीज होते हैं उसके, या फिर 4 पीसीज में भी मिल सकती है। तो 2 पीसीज में उसको एक पहले ट्रे के अंदर डाला होता है और फिर उस ट्रे के ऊपर जो है वो पैकिंग की जाती है, पॉलीथाइलिन जो पैकिंग होती है। इसके अलावा मशरूम्स आते हैं, ठीक है, मशरूम्स की पैकिंग के अंदर एक ऐसी पैकिंग भी होती है जो डायरेक्टली पैक्ड होती है ड्राई पैकिंग की फॉर्म के अंदर, लेकिन ऐसी पैकिंग भी आती है जो पहले जो है जिसके लिए एक प्लास्टिक ट्रे यूज की जाती है इनके लिए। यानी कि इस ट्रे पैकिंग के अंदर क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसको पहले ट्रे के अंदर डाला गया है और फिर उसके ऊपर पैकेजिंग मटेरियल लगाया गया एडिशनल। तो ये दो तरह की पैकिंग होती है जो फ्रोजन वेजिटेबल्स के लिए होती है। तो इनके बारे में यही बताया गया जनरली। पहले इसमें ड्राई पैक मेथड को एक्सप्लेन किया गया है, फर्स्ट पैराग्राफ में ड्राई पैक मेथड बताया गया है। ड्राई पैक मेथड्स के अंदर क्या होता है, जो ब्लांच और ड्रेन वेजिटेबल्स हैं इसको मील साइज फ्रीजर बैग के अंदर डाला जाता है एंड पैक टाइटली टू कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ एयर इन द पैकेज। इसमें क्या करते हैं, जो वेजिटेबल्स हैं जो ब्लांच फॉर्म के अंदर हैं उनको फ्रीजर बैग्स के अंदर डालते हैं जिसमें भी हम पैक करना चाहते हैं, और फिर जब उनकी पैकिंग करनी है तो उनको टाइटली पैक करते हैं ताकि जितनी भी एयर है उनको मतलब एयर का जो कनेक्शन है एक तरह से बाहर इन्वायरमेंट से वो पैकेजिंग मटेरियल से वो कट करना। और जब पैकिंग कर रहे हैं प्रॉपर हेड स्पेस इज लेफ्ट एट द टॉप ऑफ रिजिड कंटेनर बिफोर क्लोजिंग। क्लोजिंग करने से पहले, बंद करने से पहले प्रॉपर हेड स्पेस छोड़ दिया जाता है। फॉर फ्रीजर बैग हेड स्पेस इज लार्जर। जब फ्रीजर बैग्स हैं तो हेड स्पेस जो होगा उसके लिए थोड़ा ज़्यादा होता है। प्रोविजन फॉर हेड स्पेस इज नॉट नेसेसरी फॉर फूड्स। मतलब कि ये जो हेड स्पेस का प्रोविजन है ये भी इक्वल नहीं है हर एक फ्रोजन प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, ये चेंज होता रहता है। कुछ एक फ्रोजन प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें हेड स्पेस की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसके अंदर एज दे डू नॉट पैक टाइटली इन द कंटेनर, क्योंकि उनकी जो पैकिंग है वो टाइटली नहीं की जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर इसमें ट्रे पैक मेथड दिखाया गया। ट्रे पैक मेथड क्या होते हैं, इसमें जो वेजिटेबल्स हैं उनको सिंगल लेयर के अंदर पहले एक ट्रे के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे आपको एग्जांपल बताया मैंने, मशरूम का बताया है, कीवी फ्रूट का बताया है, तो उसमें पहले ट्रे के अंदर डाल दिया जाता है और फिर ट्रे की पैकिंग कर दी जाती है। एज सच जैसे ड्राई पैकिंग के अंदर किया गया है उसी तरह से, ठीक है। इसकी बारे में जो बेसिक है वो यही है, ड्राई पैक मेथड क्या होते हैं और ट्रे पैक मेथड क्या होते हैं, इसको आप डिटेल में खुद से पढ़ोगे इसके अंदर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट जो केमिकल चेंजेस के अंदर पॉइंट आएगा वो आता है थाइंग। थाइंग क्या होता है, थॉइंग क्या होता है, बेसिकली जब जो
फ्रीजिंग का एक तरह से आप रिवर्स कह सकते हो थॉइंग प्रोसेस, ठीक है। फ्रीजिंग के अंदर क्या होता है, जो वाटर है वो कन्वर्ट होता है आइस के अंदर, और थाइंग में क्या होता है, जो आइस है वो फिर से वाटर के अंदर मेल्ट होना, वो कहलाता है थॉइंग प्रोसेस। अब जब भी फ्रीजिंग की प्रोसेस होती है, जब हम फ्रीजिंग के लिए कुछ भी रखते हैं, वाटर जितना भी हम वाटर रखते हैं फ्रीजिंग के लिए, कोई भी फूड प्रोडक्ट रखते हैं फ्रीजिंग के लिए, तो उसमें क्या होता है, जो पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आइस में कन्वर्ट होंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, पहले आउटर सरफेसेस जो हैं वो आइस में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेंटर पोर्शन होता है जनरली, उसके पहले जो है वो आउटर सरफेस कन्वर्ट होता है आइस में, और फिर उसके बाद सेंटर पोर्शन कवर होता है। इसी तरह से सेम होता है थाइंग के अंदर भी, आउटर पोर्शन जो पहले आइस में कन्वर्ट हुआ है वही पहले आइस से वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा, और उसके बाद जो है वो सेंटर पोर्शन होगा। मतलब जिस तरह से वो फ्रोजन हो रहे थे उसी तरह से वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। पहले आउटर पोर्शन मेल्ट हो रहा है और फिर सेंटर पोर्शन हो रहा है। इनिशियली द टेम्परेचर राइज इज रैपिड, पहले स्टार्टिंग में जब थाइंग की प्रोसेस होती है, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो तेजी से होता है, बट दिस ओनली अकर बिफोर मच ऑफ आउटर सरफेस हैज चेंज टू लिक्विड स्टेट। लेकिन जब आउटर सरफेस लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है तो उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो स्लोली होती है। अब ये भी डिपेंड करता है, जब थॉइंग जो है वो माइक्रोवेव की हेल्प से हो रही है तो कंडक्शन इज नॉट द मेजर मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, एंड द सिनेरियो डज नॉट अप्लाई। ड्यूरिंग थॉइंग फूड passes slowly through the temperature near the melting point where chemical reactions and recrystallization can occur, ठीक है। तो आपको इसी तरह से उसका मैंने बेसिक पैकेजिंग का भी बता दिया है, जिसमें आपको ड्राई पैक और ट्रे पैक मेथड बेसिकली पता होने चाहिए, और कौन कौन से फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं जिसमें ड्राई पैक मेथड यूज़ किया जाता है, और कौन से फूड प्रोडक्ट हैं जिसमें ट्रे पैक मेथड यूज़ होता है। थाइंग आपको बता दिया है, थाइंग माइक्रोवेव की हेल्प से कर रही हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको इसमें से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है इसमें फ्रीजिंग प्रोसेस ऑफ द सेलेक्टेड फ्रूट एंड वेजिटेबल। इससे पहले हम जो लास्ट हमारी क्लास थी इसमें उनमें हम फ्रीजिंग पढ़ चुके हैं, फ्रीजिंग प्रोसेस कैसे होती है, लेकिन इसमें कुछ सेलेक्टेड फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात की जा रही है, जैसे पीज हैं, बीन्स हैं, कॉलीफ्लावर है, एप्रिकॉट है, मशरूम है। तो इन सब के लिए जो फ्रीजिंग प्रोसेस होगी उसके क्या क्या स्टेप होंगे। पहला स्टेप है सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उनको हम सेलेक्ट करना है। अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे अलग अलग मेंशन की गई है। नेक्स्ट है सेकंड वॉशिंग, उसके बाद वॉश किया जाता है। तीसरा है डी हल द पीस, डी हल का मतलब छिलका उतारना, उनको छिलका उतारा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट डी हलिंग करने के बाद क्या किया जाता है, इसको वाटर के अंदर डिप किया जाता है, लिफ्टिंग देम अप एंड डाउन इन द वाटर। नेक्स्ट स्टेप होगा ब्लांचिंग, ब्लांचिंग के लिए जो टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन है वो हमेशा जो है अलग अलग फ्रूट वेजिटेबल के लिए अलग अलग रहेगा, ये चेंज होता रहता है। कूल द पीस, उसके बाद जो पीस हैं ये सिर्फ पीस के लिए बता रखा है तो उनको ठंडा कर लिया जाता है। जब कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल है सारे स्टेप यही रहेंगे, इनमें मेनली चेंजेस क्या आएंगे, ब्लांचिंग का टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन, बाकी सिलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया है वो भी अलग अलग रहेगा। नीचे पर्टिकुलर फ्रूट एंड वेजिटेबल, जैसे पहला एप्रीकोट के लिए दे रखा है कैसे प्रिपेयर करना है इसको, टाइप ऑफ पैकिंग किस तरह की करनी है, ठीक है। बीन्स के लिए बता रखा है प्रेपरेशन कैसे करनी है, ब्लांचिंग टाइम टेम्परेचर है, वाटर ब्लांचिंग है तो क्या रहेगा टाइम, और स्टीम ब्लांचिंग है तो टाइम पीरियड क्या होगा। कैबेज के लिए बता रखा है, कैरेट के लिए, कॉलीफ्लावर, मशरूम, पीस। ये देखो ये पर्टिकुलर फ्रूट एंड वेजिटेबल हैं जो आपके सिलेबस के अंदर है, तो ये आपको जो है वो ये टेबल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि कौन से फ्रूट वेजिटेबल्स के अंदर ब्लांचिंग टाइम कितना है। बाकी सारा अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा 10 मार्क्स के अंदर आता है तो एज सच करोगे, जो फ्रोजन प्रोडक्ट्स के लिए जो भी फ्लो डायग्राम है और सारी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जो ब्लांचिंग टाइम है, प्रेपरेशन है, ये जो है वो चेंज होंगे, ठीक है। बाकी सब कॉमन रहेगा इसके अंदर। ये कुछ कीवर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, जो टर्म्स हैं वो इस चैप्टर से जो निकल के आई हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज क्या है, क्विक फ्रीजिंग एंड स्लो फ्रीजिंग।
क्विक फ्रीजिंग और स्लो फ्रीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसलिए आप लोग क्या करोगे कि इस चैप्टर से जितने भी डिफरेंसेस निकल के आते हैं क्विक फ्रीजिंग और स्लो फ्रीजिंग के, उसको अलग से अपनी नोटबुक के अंदर लिखो, मैक्सिमम पॉइंट्स जितने भी हो सकते हैं, और उनको एग्जाम्स के लिए भी तैयार कीजिए। इसके बाद है फ्लूइडाइज्ड बेड फ्रीजिंग क्या है, ब्लांचिंग क्या होता है, सब्लिमेशन क्या है, फ्रीज बर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है फ्रीजिंग का, ये आपका कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे।